Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंजाइम के पार्ट को। जो थियरी वाला जो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अब जो मैं पढ़ाऊंगी वो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नीट के लिए ही नहीं, आप जब एमबीबीएस में जाओगे तब भी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो आज की चीज़ को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि एंजाइम क्या है, हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो हर जगह वो ज़रूरी है। अब आप एमबीबीएस में जाओगे तो हमारी बॉडी ही पढ़नी है ना आपको, तो उसमें भी एंजाइम्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनना आपका आज का लेक्चर, नोट्स बना लेना, तो आई मेक श्योर कि आपसे सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स, कौन कौन से फैक्टर्स? हम 4 फैक्टर्स पढ़ेंगे। एक टेम्परेचर, एक पीएच, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जहाँ पर भी मैं अब एस लिखूंगी ना तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी यानी प्रोडक्ट और ई यानी एंजाइम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो देख के ना, तो आपको अभी का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो टेम्परेचर, अब एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। उनका एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज होती है टेम्परेचर की, यानी कि अगर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या होगा 20 to 27 या 23 to 27। उसका बहुत वाइड रेंज नहीं होता, एक छोटी सी पतली सी लाइन होती है, उसी के बीच में अगर टेम्परेचर रहा तो काम करेगा, नहीं तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट, नैरो रेंज और ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लो कि पहली बात तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कोई भी एंजाइम का कितना भी हो सकता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। कुछ एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही वो है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ओहो ये तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, नहीं, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर 97 डिग्री सेल्सियस है तो उस पर काम करेगा, वो 25 पे फिर काम नहीं करेगा। मैं 25 से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर लेकिन हाँ, ऐसे भी टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, वैसे टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, कम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, बस उसका वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जो हर एंजाइम का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया। अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो एंजाइम क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। कल का एप्पल वाला एग्जाम्पल, लास्ट क्लास का एप्पल, अगर हम लोग काटते हैं तो उसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो इसका मतलब हमने नॉर्मल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में रख दिया, तो उस वजह से उसके अंदर जो एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो गया। इसीलिए जब हम लोग ब्लैक एप्पल को बाहर रखते हैं ना, वो बहुत क्विकली ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको फ्रिज के अंदर डाल दे तो इतनी जल्दी ब्लैकिश नहीं होता, वो इनफैक्ट रुक जाता है, फिर वापस बाहर निकालोगे तो वापस ब्लैकिश होने लगेगा। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, फिर बाद में जब नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो वापस एंजाइम काम करना शुरू हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर अब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो भी एंजाइम है वो डीएक्टिवेट नहीं, वो डीनेचर हो जाएगा। ये जो वर्ड्स है ना, इनको ध्यान रखना, क्योंकि आप डीएक्टिवेट और डीनेचर का मतलब डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जब डीएक्टिवेट हो रहा था तो वापस वो नॉर्मल एंजाइम की तरह काम कर पा रहा था, पर अब जब डीनेचर हो गया ना तो अब ये इरिवर्सिबल है। अब ये वापस नॉर्मल एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता। तुम जो मर्जी टेम्परेचर पे लेकर के जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डीनेचर एक बार हो गया तो हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, वो डीनेचर क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज सो स्ट्रॉन्ग, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि जो टर्शरी, अब एंजाइम तो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अगर वो बॉन्ड ही ब्रेक हो गए तो टर्शरी स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो एंजाइम रहा ही नहीं, तो वो वैसे काम कैसे करेगा? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा टर्शियरी प्रोटीन का, और अगर बॉन्ड टूट गया तो टर्शियरी प्रोटीन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अब वो वापस वो टूटा स्ट्रक्चर वापस नहीं बन सकता। अब जब ग्लास तोड़ दोगे आप एक हथौड़े से तो ग्लास वापस बन पाएगा? अगर ग्लास का वास तोड़ोगे नहीं ना। क्यों? उसमें जो वास है वो क्या है? एंजाइम है, और जो हथौड़ा है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो आपने ग्लास तोड़ दिया तो तोड़ दिया, खत्म। तो ये इरिवर्सिबल है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो अगर मैं इसको ग्राफ के तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये है हमारी एंजाइम एक्टिविटी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जब एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। अब मैं अगर टेम्परेचर को कम करूँ तो एंजाइम एक्टिविटी कम होती जाएगी, और नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ाऊँ तो भी वो डीनेचर होता जाएगा, तो एंजाइम एक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ऐसा होता है एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक है, आगे जो दो चीज़ है उसमें भी ग्राफ होंगे, तो डिफरेंस याद रखना। और डिफरेंस आप कैसे याद रखोगे? आप समझ के, लर्न करके नहीं। ठीक है, ईजी है, वैसे तो कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है ये, और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो डीनेचर, कम करो तो डीएक्टिवेट, और फिर वो रिवर्सिबल होता है जो डीएक्टिवेट होता है। तो ये मैंने उसका ग्राफ बनाया, ऐसे माउंटेन या हिल की जैसे दिखता है। दूसरा हम चालू करते हैं पीएच। अब टेम्परेचर और पीएच, कमाल की बात ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या सेम है? कि ये भी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा, इसमें भी स्पेसिफिक होता है एंजाइम। इसमें अब मान लो कि उसका एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच है 2 पीएच है, तो वो एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेगा। अगर उसका पीएच है मान लो 9, तो वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम करेगा। तो सबका अपना अपना ऑप्टिमम पीएच होता है, वो उसी में ही काम करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पीएच कम करेंगे तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देगा, अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देगा, सेम एज द टेम्परेचर वाला। बस इसमें डीनेचर डीएक्टिवेट का कुछ सिस्टम अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं इधर तो एंजाइम एक्टिविटी बनाऊंगी, इसमें टेम्परेचर में भी, पीएच में भी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ाऊंगी, उसमें भी इधर तो एंजाइम एक्टिविटी होगी। इधर हम लोग जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। तो इधर पीएच, यहाँ पे टेम्परेचर, तो इधर पीएच। इसमें भी एक ऑप्टिमल पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। अगर मैंने पीएच कम कर दिया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, बढ़ा दिया तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पे है मैक्सिमम एक्टिविटी। कुछ भी हार्ड था इसमें? नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद लिखना, ताकि मैं ना एक बार पूरा क्लियर कर दूँ। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो लोग इसको कंफ्यूजिंग मानते हैं। ऐसा सेम ग्राफ आगे रेस्पिरेशन में भी आता है और बहुत जगह आते हैं। तो अगर आप अभी इस समय अगर बहुत अच्छे से कर लोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अच्छे से सुनना उसको, ठीक है? चलो थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्यों ये बहुत मज़ा आएगा? क्योंकि हम इसमें हमारी सबसे फेवरेट डिश की बात करने वाले हैं, वो है पिज़्ज़ा। कैसे बात करने वाले हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। हम क्या ग्राफ बना रहे हैं? एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना? इतना तो समझ में आता है ना। अब हमारा जो एंजाइम है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उस एंजाइम के पास एक से ज़्यादा एक्टिव साइट होती है। एक इधर है मान लो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, या जो भी है, बहुत सारी एक्टिव साइट होती है। अब मैं ऐसे ही नॉर्मली इन जनरल इस एंजाइम को मैं एक बार में सिर्फ एक सबस्ट्रेट दे रही हूँ। वो क्या करेगा? वो एक एक्टिव साइट के पास जाएगा, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाएगा और फिर वो बाहर निकाल देगा। कोई भी दिक्कत उसमें नहीं। मान लो अब मैं एक सबस्ट्रेट की जगह 2 सबस्ट्रेट देती हूँ, तो वो एक सबस्ट्रेट एक एक्टिव साइट के पास जाएगा, दूसरा सबस्ट्रेट जाएगा दूसरा एक्टिव साइट के पास। मान लो अब मैं 3 दे रही हूँ, पहला सबस्ट्रेट पहला के पास, दूसरा दूसरे के पास, तीसरा तीसरे के पास। मान लो 4 दिए तो मेरे पास एक और एक्टिव साइट है, 5 दिए तो एक और एक्टिव साइट है। मतलब अगर मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती जाऊंगी तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। पहले एक ही एंजाइम का एक्टिव साइट काम कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने 2 दिए तो 2 एंजाइम का
2 एक्टिव साइट काम करने लगे, फिर 3 एक्टिव साइट, 4 एक्टिव साइट, ऐसे काम करते करते चले जाएंगे। पर इसमें टोटल कितने एक्टिव साइट मैंने बनाया? 5। अगर मैं 6th सबस्ट्रेट लूँ, 6ठा अगर सबस्ट्रेट में डालूँ इसमें, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, वो यहीं पे बैठा रहेगा, पहले 5 सबस्ट्रेट इस पे अटैच होंगे, वो प्रोडक्ट बना के निकलेंगे, फिर 6th सबस्ट्रेट यहाँ पे आके ज्वाइन होगा। इसका मतलब मैं क्या समझी कि अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, पर एक लिमिट तक, जब तक उसके पास एक्टिव साइट अवेलेबल है। अगर हम लोग ने उसकी एक्टिव साइट की उसके पास जितनी एक्टिव साइट है उससे भी बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो हमने जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाई है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, तब चेंज नहीं होगी एंजाइम की एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि अभी एंजाइम अपने मोस्ट एक्टिव स्टेट में है, वो उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्टिव काम कर रहा है। तो उससे मैं आपको ग्राफ बताती हूँ, वापस से बताऊँगी, समझ में आएगा। मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो एंजाइम एक्टिविटी नॉर्मली ऐसे बढ़ रही थी, पर एक लिमिट में जब सैचुरेशन पॉइंट आया कि अब एंजाइम के पास एक्टिव साइट बची ही नहीं है, तो क्या करें एंजाइम? फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा हम सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं वो वहीं पे ही रहेंगे। पहले जो ऑलरेडी सबस्ट्रेट है वो काम करेंगे, फिर वो जाएंगे प्रोडक्ट बन के, फिर दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, तो तब एंजाइम की जो एक्टिविटी है तब कॉन्स्टेंट हो जाएगी, अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसकी भी तो एक वो पॉइंट है कि वो थक जाएगा एंजाइम, नहीं तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो एंजाइम के अंदर, क्योंकि हमारे पास फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल है, तो आराम से काम कर सकता है, तो इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं सबस्ट्रेट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दूँ कि एंजाइम के पास उतना एक्टिव साइट हो ही ना, तो फिर बाद में वो कांस्टेंट ही रहेगी एक्टिविटी, वो तो अब तो नहीं बढ़ सकती। तो मैं इसमें क्या लिखूँ? अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती हूँ तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। इफ़ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम एक्टिविटी विल इंक्रीज, बट ओनली अप टू certain point. After that, enzyme activity remains constant. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि पिज़्ज़ा क्यों बोला मैंने। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा है, आप उसको खाना चाहते हो, तो आपको वो खाने से क्या होगी? खुशी मिलेगी। अगर आज आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी, फिर एक और खा रहे हो तो भी खुशी मिलेगी, तो खुशी बढ़ जाएगी, मतलब कि ओहो मैं तो एक खाती थी, आज तो 2 है, तीसरा आओगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी, चौथा, पाँचवा, कितने ऐसे पिज़्ज़ा खाओगे जो आपको खुशी मिलेगी? एक लिमिट पे तो आप थक जाओगे ना कि भाई अब कितना पिज़्ज़ा खाऊंगी मैं। तो इसीलिए जो सबस्ट्रेट है हमारा वो है पिज़्ज़ा, और जो एंजाइम एक्टिविटी है वो है हमारी खुशी। लड़की नहीं, कोई भी लड़का इसको लड़की नहीं समझेगा, हमारे दिल की खुशी यार, ठीक है ना। तो हम जितनी ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक एक्सटेंट तक, उसके बाद तो हम और खा ही नहीं सकते। तो क्या ही खा नहीं सकते, मतलब कितना ही खाओगे तुम? 10 पिज़्ज़ा खा लो, 15 पिज़्ज़ा खा लो, उसके बाद तुम्हारी खुशी ख़त्म हो जाएगी कि भाई कितने दिन तक अब मैं पिज़्ज़ा ही खा रही हूँ, अब और कितना खाऊँ। सेम हम मम्मी की रोटी सब्ज़ी खाते हैं, अब क्यों थक गए? क्योंकि हम लोग रोज़ वो खाते हैं, तो अब रोज़ पिज़्ज़ा खाओगे तो फिर उससे भी बोर हो जाओगे। तो एक पॉइंट पर आके आपकी खुशी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, अब कुछ नहीं बढ़ने वाली, इतनी ही है जितनी रहेगी, ठीक है। अब जिस भी लेवल पे, जिस भी जगह पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, Vmax। मतलब वो एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी, वो उस पर सबसे ज़्यादा काम करेगा। एक और मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Km वैल्यू। Km क्या होता है? Km इज़ अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की एक कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर velocity of the enzyme is half of Vmax। ये याद रखना, Km is important। Km is a mathematical constant in which at a particular substrate concentration the velocity
और एंजाइम एक्टिविटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, Km क्या है? अगर मान लो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको मिल रही है मान लो 10 पिज़्ज़ा से, यहाँ पे Vmax आ रही है, आपने 10 पिज़्ज़ा खाए तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिली, यानी मैक्सिमम खुशी मिली। अब हाफ ऑफ द खुशी कब मिलेगी? जब आप 5 पिज़्ज़ा खाओगे। समझ रहे हो? वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे आपको हाफ खुशी मिलती है। ठीक है, ये है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km और Vmax/2। हाँ, अब एक और बात, Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। लिखो, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके पहले Km इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा ही कुछ नाम है, माइकलिस कांस्टेंट, वो देख लेना बुक में, माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं वापस से पूरा बताऊंगी, फिर उसके बाद इस एफिनिटी वाले पॉइंट पे आऊंगी। एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो बढ़ेगी, उसके बाद वो कांस्टेंट रहने वाली है। सिमिलरली जैसे हम जितना पिज़्ज़ा खाएंगे ज़्यादा उतना हम लोगों को खुशी मिलेगी, पर एक पॉइंट पे जहाँ पे अब हमारी खुशी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने वही ग्राफ बनाया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले एंजाइम के पास फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल होती है, बट हम ज़्यादा ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते जाते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होती जाती है, पर लेकिन क्योंकि हम नई एक्टिव साइट तो जनरेट कर नहीं सकते, तो जब सारी की सारी एक्टिव साइट बढ़ जाती है तो बाकी जितने भी अब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे हम, तो अब एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने वही बनाया है ग्राफ। पहले एंजाइम की एक्टिविटी लीनियरली बढ़ी, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आई और एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट हो गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा Km, जो कि एक मैथमेटिकल वैल्यू है, जो ऐसी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ हाफ। तो मैंने देखा कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। अगर मान लो ये ऑब्वियसली मैथ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जितना भी उसका अगर हाफ करेंगे तो हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसको इधर लेके आएंगे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर, देखेंगे कौन सी कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ आता है, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं Km वैल्यू, जो कि कांस्टेंट होती है। अब ये एक बात आती है, Km इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। इसका मतलब क्या कि जितनी ज़्यादा Km उतनी कम एफिनिटी, जितनी ज़्यादा एफिनिटी उतनी कम Km। मतलब ये मैंने 3 ग्राफ बनाए। एक काम करो, इसको रहने दो, ये जो ग्रीन से बना है वो जाने दो, मैं एक नया ग्राफ बनाती हूँ, उससे समझाती हूँ। चलो बनाओ मेरे साथ ग्राफ। ये है पहला ग्राफ, ये है दूसरा ग्राफ, और ये है तीसरा ग्राफ। ठीक है, तीनों की Vmax तो सेम है। भले मेरी ड्राइंग में ऐसा नहीं दिख रहा पर लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, Vmax तीनों की सेम है, तो Vmax/2 भी तीनों की सेम होगी। इतना तो सिंपल है ना, अगर Vmax इतनी सबकी सेम है तो Vmax/2 भी सेम होगी। पर देखो सबकी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अलग अलग है, जहाँ पर Vmax/2 आ रहा है। मतलब ब्लैक वाले की जो Km है वो यहाँ है, ब्लू वाले की जो Km है वो यहाँ है, और रेड वाले की जो Km है वो यहाँ। तीनों की सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, मैक्सिमम वेलोसिटी/2 सेम है,
पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो तीनों अलग अलग है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने अलग अलग ग्राफ्स बनाए हैं। तो मान लो कि जो ब्लैक वाला है वो पिज़्ज़ा है और जो रेड वाला है मान लो कि आपकी वो फेवरेट मम्मी जो बनाती है सब्ज़ी वो है, ठीक है। तो लिख दो इधर पिज़्ज़ा है और ये मान लो ये सब्ज़ी है और ये बीच का कुछ भी है, वो अपनी मर्ज़ी से आप कंसिडर कर लो। तो आपको एक पिज़्ज़ा दूँ तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली 2 दूँ तो भी खुश होगे, 3 दूँ तो भी खुश होगे। पर अगर मैं आपकी मम्मी की फेवरेट सब्ज़ी दूँ कोई, तो वो थोड़ी सी देने से आप उतने खुश नहीं होगे, आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब कि थोड़े से पिज़्ज़ा से भी आप खुश हो जाओगे, पर लेकिन आपको जो चीज़ थोड़ी कम पसंद है तो उतनी खुशी लाने के लिए आपको वो थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। जब आप पिज़्ज़ा खाओगे तो आपकी एफिनिटी क्या है, पिज़्ज़ा के लिए आपकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप फट से खुश हो जाओगे, ओहो पिज़्ज़ा, तो फिर खुश हो गए, तो आपकी वी मैक्स जल्दी आ जाएगी। कम ही अगर पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम दो तो भी आपकी वी मैक्स आ जाएगी, क्योंकि आप एक पीस 2 पीस से भी खुश हो पिज़्ज़ा के। लेकिन अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी से आप उतने खुश नहीं हो, तो आपकी जो खुशी है वो थोड़ी लेट आएगी, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तब आएगी, वो सब्ज़ी की कंसंट्रेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी तो ही होगी। मतलब मान लो आपने सब्ज़ी ली है तो आपको बहुत सारी एक पूरा बाउल भर के लेना पड़ेगा, पर पिज़्ज़ा का एक पीस इनफ है आपकी उतनी इक्विवेलेंट खुशी के लिए। तो इतना समझ में आ रहा है कि अगर हम कम सबस्ट्रेट, ऑब्वियसली अब एंजाइम में कैसा लगेगा, अगर एंजाइम कम सबस्ट्रेट पर भी क्विकली Vmax/2 अचीव कर रहा है तो इसका मतलब उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी ज़्यादा है। मतलब कि अगर कम सबस्ट्रेट पे एंजाइम जल्दी एक्टिविटी कर रहा है अपनी, तो मतलब वो एंजाइम को वो सबस्ट्रेट पसंद है, इसलिए फटाफट क्विकली वो सबस्ट्रेट को अपनी तरफ खींच रहा है और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी कर रहा है। अगर उसको बहुत सारे सबस्ट्रेट देने पड़ रहे हैं उतनी ही एक्टिविटी कराने के लिए, इसका मतलब उस एंजाइम को वो सबस्ट्रेट पसंद ही नहीं है, इसलिए वो वैसा कर ही नहीं रहा है। इसलिए वो उसकी जो Vmax/2 पे जो वैल्यू आती है सबस्ट्रेट की वो कम है। समझ में आ रहा है? वापस ये 3 सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इसकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, इसकी Km वैल्यू सबसे कम है, इसकी Km वैल्यू सबसे बीच में, इसकी Km वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर हम कोई ऐसी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं जो बहुत कम कंसंट्रेशन में भी फट से अपनी एक्टिविटी दिखा देता है, तो इसका मतलब कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट से ज़्यादा एफिनिटी रखता है, जैसे कि आप पिज़्ज़ा से रखते हो। अगर कोई एंजाइम को टाइम लगता है Vmax/2 करने में, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट लगते हैं, तो उसका Km थोड़ा ज़्यादा है पर एफिनिटी उसकी कम है, तभी उसको टाइम लग रहा है ना। तो आप देख रहे हो अगर Km कम तो एफिनिटी ज़्यादा तो Km कम। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें Km ज़्यादा, Km इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km ज़्यादा क्यों ज़्यादा, क्योंकि एंजाइम की एफिनिटी ही कम है, तो Km ज़्यादा एफिनिटी कम। समझ में आ रही है? उल्टा चल रहा है, इसीलिए Km इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। कुछ इसमें हार्ड था नहीं, जो मैंने बोला सेम टू सेम वैसा है कि ज़्यादा अगर Km की वैल्यू होगी तो उसकी एफिनिटी कम है, तभी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसको Vmax/2 लाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो कम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में भी वही सेम Vmax/2 ला रहा है, वो उसकी ज़्यादा एफिनिटी है। बस और कुछ नहीं है इसमें। यह है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। इससे मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को एंड करती हूँ। अभी एक जो लास्ट फैक्टर बचता है वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें कुछ नहीं, खाली इतना लिख दो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइमेटिक रिएक्शन। उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, सबस्ट्रेट वाला जो था वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना था। नेक्स्ट हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो 2 तरीके से करता है एक्चुअली में। पता है इसका एक्चुअल जो किस तरीके से काम करता है ना, ये किसी को पता नहीं है, मतलब कि एकदम फाइनल ऐसे ही करता है, कोई ऐसा रूल नहीं है। मतलब समझ रहे हो?
एक मतलब दो ऐसी है जो हम पढ़ेंगे पर वो हाइपोथेसिस है, मतलब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे ही होगा, पर लेकिन एकदम फाइनल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हाँ प्रूफ नहीं है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दूसरा मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहला लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारे पास जिसका एक कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है, एक सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, उसका भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है, वो दोनों बाइंड करते हैं और बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी होती है, वो केमिकल रिएक्शन करता है और फिर उसके बाद वो बना देता है एंजाइम और प्रोडक्ट। समझ रहे हो? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बनाता है ES कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट जो है एंजाइम के साथ चिपका नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ और ही होता है। सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर इज डिजाइंड एज सच कि वो एंजाइम के अंदर चुपचाप बैठा रहे, पर केमिकल रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का जो शेप है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जो जगह एंजाइम ने बनाई है, तो प्रोडक्ट को उससे छूट जाना पड़ता है, इसलिए प्रोडक्ट अलग हो जाता है। अब एंजाइम वापस खाली हो गया, नया सबस्ट्रेट भर सकता है। ये है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये किस तरीके से काम करता है? लॉक एंड की मैकेनिज्म से, एक चाबी और एक ताला। अब वो जो ताला है वो एक ही तरीके की चाबी से खुल सकता है, सिमिलरली जो वो एंजाइम है वो उसी सबस्ट्रेट से खुल सकता है हर बार। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस बताती है हमको बहुत स्पेसिफिक है। किसने दिया है ये? एमिल फिशर ने इन 1894। कुछ नहीं बताया है इसमें, सिर्फ इतना बताया है कि एंजाइम जो है उसका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, उसका भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे से। जो एंजाइम का है उससे एग्जैक्टली अब देखो जैसे ये है एंजाइम का, तो ऐसा कुछ सबस्ट्रेट का होगा जो एंजाइम में फिट हो सके। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है शेप में, इसीलिए वो दोनों साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर बाद में प्रोडक्ट बना देते हैं। अब लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या बताता क्या है हम लोगों को, वो क्यों ऐसे उस हाइपोथेसिस को मानी है, तो वो बहुत सारे रीजंस है कि क्यों उस हाइपोथेसिस को माना गया है। तो हम एक एक करके पहले उसको पढ़ते हैं। पहली तो कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है, तो स्पेसिफिसिटी, ठीक है। दूसरा कि एक ही एंजाइम इनफ है कि वो बहुत सारे सबस्ट्रेट को तोड़, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इनफ फॉर सो मैनी सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि वो सबस्ट्रेट की जगह को खाली कर देता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इनफ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताता है। तीसरी चीज़ ये बताता है कि एंजाइम बाद में वो खाली हो जाता है, मतलब एक ही इकलौता एंजाइम है जो उसी को जो दूसरे सबस्ट्रेट ले रहा है, तो ओनली सिंगल एंजाइम रिमेन्स या सेम एंजाइम रिमेन्स, मतलब वो खाली रह जाता है। लास्ट, इनहिबिशन। वो इनहिबिशन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ इधर ऐसा लिख दो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ऐसा चूल मच रही है समझने की तो बता देती हूँ कि इनहिबिटर यहाँ पे जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ता है वहीं पे आके जुड़ जाता है और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देता, तो वो एंजाइम की इनहिबिशन हो गई। नहीं समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, आगे मैं समझाऊंगी। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो ये पहली हाइपोथेसिस थी लॉक इन की हाइपोथेसिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हाइपोथेसिस पे। अगली जो हाइपोथेसिस है वो है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ये बाद में आई थी लॉक एंड की के, और ये दी है हमारे भाई साहब कॉशलैंड ने इन 1960। इसमें क्या बताता है, देखो हमने लॉक एंड की में क्या पढ़ा था कि एंजाइम का एक स्ट्रक्चर होगा, सबस्ट्रेट का एक स्ट्रक्चर होगा जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो दोनों आके बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जाएगा, एंजाइम वैसा का वैसा रह गया। ये अलग है। ये कैसा है कि एंजाइम के पास अपना एक स्पेसिफिक शेप वैसा नहीं होता जो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री हो।
एंजाइम का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास, तब एंजाइम के कांटेक्ट में जब सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? पहले से उसका शेप वैसा होता नहीं है, पर जब वो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप को वैसा बना लेता है। कैसे? ये एक एंजाइम है, ये है ABCDEFGH, ठीक है। अब वो एक एंजाइम में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, मतलब वो एंजाइम के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है बटरेसिंग ग्रुप और एक होता है कैटालाइजिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या, ये जो हमें दिख रहे हैं ये सारे, ये है हमारे पास बटरेसिंग ग्रुप, यानी कि ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को अटैच करते हैं। बटरेसिंग एक बटरिंग करते हैं, वो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ बच्चों सबस्ट्रेट सब मेरे पास आ जाओ, ऐसे करते हैं। कैटालाइजिंग ग्रुप क्या होता है, वो यहाँ पे अलग से प्रेजेंट होते हैं और वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो करते हैं सबस्ट्रेट को कन्वर्ट प्रोडक्ट में। बटरेसिंग ग्रुप का काम ये होता है कि जब पहले कांटेक्ट में लाते हैं सबस्ट्रेट को और फिर एक्टिव साइट की जगह सबस्ट्रेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, पर यहाँ पर ABCD मैच ही नहीं हो रहा है इसके साथ, तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं ये दोनों, तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट बदल लेता है और बदलते वक्त एंजाइम क्या करता है, जैसे बटरेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में आया सबस्ट्रेट, तो वो हाँ, तो वो जो है ना कैटालाइजिंग जो ग्रुप होता है ना, उसको सबस्ट्रेट के अपोजिट में ले आता है ताकि वो रिएक्शन कर सके। ऑब्वियसली यहाँ पे कैटालाइजिंग ग्रुप एकदम दूर था, तो अगर सबस्ट्रेट आता भी तो वो नहीं कर सकता उसको कैटालाइज, क्योंकि इतनी दूर है। कैटालाइजिंग ग्रुप इधर है, सबस्ट्रेट इधर है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, वो बटरेसिंग ग्रुप क्या करता है, उसको संभाल के रखता है, अपने आप को, अपनी एक्टिव साइट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है और कैटालाइजिंग ग्रुप को सबस्ट्रेट के अपोजिट में ले आता है, मतलब उसके पास में ले आता है। तो इसलिए फिर जब वो कैटालाइजिंग ग्रुप है, अब वो अपना केमिकल रिएक्शन करता है और वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। सिंपल और कुछ नहीं है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में। अब इसमें से कौन सी हाइपोथेसिस सही है कौन सी गलत है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। और अगर जो सही होती तो फिर वो हाइपोथेसिस नहीं, वो एक प्रूफ के साथ उसको एक लॉ की तरह या जो भी है बनाया जाता है या माना जाता। अभी ये दोनों सिर्फ हाइपोथेसिस है, तो कोई भी सही या गलत नहीं बोलेंगे हम, दोनों हमारे लिए पढ़नी है, बस वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब सब बच्चों का फेवरेट टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। मेक श्योर सिर्फ नीट के लिए नहीं, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर आगे MBBS में भी ये पढ़ोगे ही तुम, ये एक पीछा नहीं छुड़ाने वाला, जो कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से अगर समझ लोगे तो डर नहीं लगेगा आगे इससे, या रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ओके, एंजाइम इनहिबिशन, एक होता है कॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब कि वो कंपटीशन करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब वो कंपटीशन नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले हम कॉम्पिटिटिव को पूरा करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव को अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, तो क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास होता है एंजाइम, उसको हम रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर अलग हो जाता है प्रोडक्ट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है। पर अगर हम चाहें कि हमको इस रिएक्शन को होने ही नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक इनहिबिटर ऐड करेंगे। तो हमारे पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट तो बॉडी में पहले से था ही, पर हमने क्या किया, बाहर से एक और चीज़ ऐड की जो कि है इनहिबिटर। तो उससे क्या हुआ कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में कंपटीशन करेंगे और वो कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो ही एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। या तो वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन सकता है या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकता है। फिर उसके बाद एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इससे क्या हुआ, तो ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया तो। वो कैसे होता है कि ये हमारा एंजाइम है, नॉर्मली इसके साथ ऐड होता था सबस्ट्रेट जो ज्वाइन होता था, पर अब हमारे पास एक और कंपटीशन में है जो कि है इनहिबिटर, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा सबस्ट्रेट से, इसीलिए वो एंजाइम पे एक्ट कर सकता है। अब मैंने आपको लॉक-इन की हाइपोथेसिस में बताया था कि इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रूव होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा जैसा है वैसा ही रहेगा तो ईजी होगा इनहिबिटर को सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड करना, क्योंकि इनहिबिटर का जो शेप है वो सबस्ट्रेट के शेप से बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, मिलता जुलता होगा। तो अब एंजाइम को क्या पता कि वो सबस्ट्रेट है कि वो इनहिबिटर है, तो वो क्या करेगा, इनहिबिटर को ही एज अ सबस्ट्रेट, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनहिबिटर को भी ले लेगा वो, इनहिबिटर आके ज्वाइन हो जाएगा और फिर उसके बाद अब सबस्ट्रेट के लिए जगह ही नहीं बची, तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट बनाए, तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे। अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे सबस्ट्रेट हो जाएंगे, और बहुत सारे सबस्ट्रेट हो जाएंगे तो इनहिबिटर कम है, मतलब तो इससे फिर वापस जो रिएक्शन है वो हो पाएगी, जो हमने इनहिबिट करी थी वो वापस नॉर्मल पे आ पाएगी। पहले हम लोग ने नॉर्मल जो रिएक्शन थी वो चलाई थी, उसके बाद हमने क्या किया, उसको इनहिबिट करने की कोशिश की, फिर इनहिबिट हो गई, पर लेकिन अब हम चाहते हैं नहीं यार वो नॉर्मल रिएक्शन ही रखनी थी, वही सही थी, तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो वो क्या हुआ, वो रिएक्शन रिवर्स हो गई। हो सकती है रिवर्स, हाँ, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। और ये कैसे होता है, इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो पिज्ज़ा है और जो इनहिबिटर है हम वही वाला सिस्टम चालू रखेंगे। सबस्ट्रेट है वो पिज्ज़ा है जैसा पहले भी था, और जो इनहिबिटर है वो हमारी मम्मी की सब्ज़ी है। ठीक है, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है, अगर पिज़्ज़ा है तो हम नॉर्मली वही खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे और ऐश करेंगे, खुशी से रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई आपको सब्ज़ी खिला रहा है, मम्मी ज़बरदस्ती सब्ज़ी खिला रही है, तो आप मतलब पिज़्ज़ा अपने साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। लेकिन अगर कुछ ऐसा जादू हो जाए कि बहुत सारे पिज़्ज़ा आपके घर पे आ जाए, तो फिर आप क्या रोटी सब्ज़ी खाओगे? नहीं, रोटी सब्ज़ी की प्लेट साइड पे और हम सारे के सारे पिज़्ज़ा खा जाएंगे। तो इसको हम साइड पे कर देंगे, तब जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जब पिज़्ज़ा बढ़ गया, तो तब हम सब लोग पूरे घर वाले ही पिज़्ज़ा खाएंगे, कोई सब्ज़ी नहीं खाएगा। तो एंजाइम के साथ तब कौन ज्वाइन करेगा? सबस्ट्रेट। ज़बरदस्ती कौन ज्वाइन करेगा? सब्ज़ी, यानी इनहिबिटर। ठीक है, और ये रिवर्स हो सकता है। अब मैं ग्राफ बताती हूँ इसका कि ग्राफ किस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है, एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा ना, ये Vmax, ये Vmax बाय 2 और ये K है वो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे Vmax का हाफ होता है। ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है विदाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ, जो कि दिखता है ऐसा। ठीक है, जो ऐसा दिखता है ये क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला ग्राफ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है वो रिमेन्स सेम। पहली बात तो आप ग्राफ में देख सकते हो Vmax सेम है। दूसरी बात, आपको कैसे पता चला Vmax सेम है? Vmax सेम इसलिए है क्योंकि पहले तो आपके जो एंजाइम है उसके साथ इनहिबिटर जॉइन हो रहा था, इसीलिए आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो पहले तो कम है, पर लेकिन जब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट पे सारे के सारे इनहिबिटर अब नहीं बाइंड करेंगे, तो एक पॉइंट पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आने ही वाली है, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी आने ही वाली है, तो वो बस थोड़ी सी लेट आएगी नॉर्मल के टाइम पे, इसीलिए Vmax तो रहेगा सेम भले ही वो लेट आए। ठीक है, Km जो होगा, अब इसमें Km क्या है, ये Vmax बाय 2 Km बढ़ गया है।
KMX इंक्रीज, हमको हाफ वेलोसिटी लाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, इसलिए KM इंक्रीज हो जाएगा। ये जो है ये आपको याद रखना है। नॉन कॉम्पिटिटिव में भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कन्फ्यूजन होगी, तो आप कैसे याद रखोगे? या तो आप लॉजिक से याद रखो कि क्योंकि हम लोगों के पास कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो हम लोग सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी एक ना एक दिन तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ही होगी, प्लस हम लोगों को हाफ करने के लिए ज़्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसलिए KM ज़्यादा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस ग्राफ को याद रखो। अगर आप ग्राफ को याद रखोगे तो उससे आपको डायरेक्टली KM और Vmax की वैल्यू मिल जाएगी। एक का ग्राफ याद रखो, दूसरा का उसका अपोजिट होगा, समझ रहे हो? तो दोनों ऐसे मिक्स मैच मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट वैसे बैठा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले मैं वो बताती हूँ। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहला एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा? यह है हमारा एंजाइम। थोड़ा सा उदास सा लग रहा है एंजाइम पर, लेकिन ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस हमारा एंजाइम है। इसका सबस्ट्रेट एक्चुअली में क्या था? मीथेनॉल था। लेकिन जिस समय मीथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है तब हमको उसको इनहिबिट करना पड़ता है, और इनहिबिट किससे करते हैं हम? इथेनॉल से। इसमें क्या हुआ? इथेनॉल इनहिबिट्स अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इन केस ऑफ मीथेनॉल पॉइजनिंग। ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल है, तीनों के 3 याद करने हैं, तीनों के 3 इंपॉर्टेंट है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी एक एंजाइम लग रहा है, एज वगैरह ऐसा कुछ आता है तो वो एंजाइम होता है। इसको कौन इनहिबिट करता है? एक मेलोनेट और एक ऑक्सैलो एसिटेट। इसका आपको सबस्ट्रेट याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का जो मेथेनॉल पॉइजनिंग के टाइम पे इथेनॉल इनहिबिट करता है, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कि मेलोनेट और ऑक्सैलो एसिडेट उसके इनहिबिटर्स है। तीसरा सल्फा ड्रग्स के बारे में। अब बैक्टीरिया के अंदर ना फॉलिक एसिड नहीं जा सकता। पहली बात तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अब वो फॉलिक एसिड बाहर से अंदर एक बैक्टीरिया के नहीं जा सकता क्योंकि वो इम्परमिएबल होता है। अब क्योंकि बाहर से अंदर नहीं जा सकता तो वो बैक्टीरिया को खुद बनाना पड़ेगा कहीं से। तो वो बैक्टीरिया क्या करती है, किससे बनाती है? वो पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, पाबा, पापा ने पाबा, इससे बनाती है। ये सबस्ट्रेट है, इससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? फॉलिक एसिड। ये क्या करती है? बैक्टीरिया ऐसा करती है। पर अगर हमको बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना हो, हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। वो कैसे कंट्रोल करेंगे? हम पाबा को रोकेंगे, पाबा को फॉलिक एसिड से बनने के लिए रोकेंगे। वो हम कैसे करेंगे? हम इस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। और वो इनहिबिशन कैसे होगी? सल्फा ड्रग से। अगर हम सल्फा ड्रग ऐड करेंगे तो हम बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है उसको हम ग्रोथ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको कम ग्रोथ करानी है या ज़्यादा ग्रोथ करानी है, उस पर डिपेंड करता है। तो सल्फा ड्रग यहाँ पे क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बाद में हम लोग उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो वो बाद में नॉर्मल हो जाएगी ग्रोथ, या जो भी है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पहले कम बाद में ज़्यादा या जो भी। 3 एग्जाम्पल बढ़े, एक दारू का अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस पहला था, दूसरा भी डिहाइड्रोजिनेस आएगा, और लास्ट सल्फा ड्रग। एक अल्कोहल है, एक ड्रग है, दोनों ऐसे नशे वाली चीज़ें जो हमको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, तो नहीं करना है। और एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल और ड्रग सेम, और इसमें डिहाइड्रोजिनेस और डिहाइड्रोजिनेस सेम। अगला हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें कंपटीशन नहीं है। इसका प्रोसेस क्या होता है?
इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो हमारा एंजाइम है वो नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ तो बाइंड करता ही करता है, पर इनहिबिटर क्या है, वो सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड नहीं करेगा, वो सबस्ट्रेट के अलावा कोई एक दूसरी जगह ढूंढेगा एंजाइम पे, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। इनहिबिटर पहले एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा था एंजाइम की, अब एक्टिव साइट के अलावा दूसरी कोई साइट पे बाइंड करता है इनहिबिटर। पहली बात कि क्योंकि ये दूसरी जगह पे बाइंड कर रहा है इसलिए ये स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होंगे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट। दूसरी बात ये इरिवर्सिबल होंगे। तुम कितनी भी चाहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तुम इस एंजाइम को वापस बैक टू नॉर्मल नहीं ला सकते, कुछ भी हो जाए वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो ये पहली बात क्या इरिवर्सिबल है। दूसरी बात स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेम। ठीक है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। और हाँ, एक और बात इसमें कि इसमें उसमें नॉन कॉम्पिटिटिव में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ऑफ इनहिबिटर विद द एंजाइम। ग्राफ, मेन चीज़ ग्राफ पे आते हैं। ये भी हमारा एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस सबस्ट्रेट का ग्राफ होगा। ये हमारा जो नॉर्मल ग्राफ है वो है Vmax by 2 Km। इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वापस रिवाइज करना बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ईजी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ कैसा जा रहा था, ऐसा यहाँ से फिर वापस इधर ज्वाइन हो जा रहा था। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। ग्राफ याद रखोगे तो Vmax और Km की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको याद आ जाएगा, क्या इंक्रीज होती है, क्या कांस्टेंट रहती है, वगैरह वगैरह। देखो, नॉर्मली विदाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो नॉर्मली जैसे होती है वैसे, ये विथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होगा, ध्यान से देखो Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो Vmax बाय हाफ की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। Vmax डिक्रीज क्यों, क्योंकि एक बार इनहिबिटर बाइंड हो गया एंजाइम से, तो अब तुम कितनी भी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ वो एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ तो इनहिबिटर बाइंड है और वो अभी कभी भी रिवर्स होगा ही नहीं, तो कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ही नहीं। चाहे तुम n नंबर ऑफ सबस्ट्रेट ऐड करो या जितना मर्जी कुछ भी ऐड करो, वो मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं लेगा। इसलिए Vmax हमेशा डिक्रीज होगा इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब अगर Vmax डिक्रीज है तो Vmax by 2 भी डिक्रीज हुआ, और Vmax by 2 जब डिक्रीज होता है तो वो Km की वैल्यू जो है वो सेम आती है। Vmax डिक्रीज होता है लेकिन Km की वैल्यू आती है सेम। यहाँ पे जैसे दिख रही है Vmax है तो Vmax by 2 ये होगा, पर इस जो Vmax by 2 पे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो Km ही है, तो Km सेम ही रहेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग विद एंजाइम तो चेंज नहीं हो रही ना, सबस्ट्रेट तो एंजाइम के साथ बाइंड कर ही रहा है, इट्स जस्ट दैट वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है क्योंकि वो इनहिबिट हो रहा है किसी दूसरी जगह की वजह से। यहाँ पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वेर हाफ ऑफ द एक्टिविटी, मतलब कि एंजाइम के साथ बाइंड तो कर रहा है सबस्ट्रेट, ठीक है, उतना ही सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है जितना पहले भी कर रहा था, तो वो उसकी क्वांटिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी। इट्स जस्ट दैट वो मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब, वो मैक्सिमम Vmax नहीं कर पाएगा, तो Vmax इसमें डिक्रीज होगा और Km सेम रहेगा। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग किल्स एनिमल्स, तो वो यही होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से चलता है। ठीक है, ये था हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं भी समझ में आए, आई एम श्योर समझ में आ गया हो, फिर भी अगर नहीं समझ में आए एक बार वापस वीडियो रिवाइंड करके थोड़ी सी देखो, बहुत 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 ईजी है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ग्राफ से याद रखो, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी, लॉजिक तो आप बाद में जाके फिर भी भूल जाओगे, ग्राफ से याद रखो तो आपको लॉजिक भी अपने आप पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ऐसा था और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है और उसका फीचर्स जो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव है वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है तो कर लो। ठीक है, इसके साथ हमारी इनहिबिशन कंप्लीट होती है। अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम,
इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखोगे नॉमेनक्लेचर दिया किसे जाता है। तो नॉमेनक्लेचर पहली बात तो 4 डिजिट में दिया जाता है, जैसे मान लो 5 1 3 2 ऐसे दिया जाता है। तो वो ये नंबर क्या है, ये एंजाइम का ये है नॉमेनक्लेचर कि एक एंजाइम है जो 5 1 3 2 है, वो क्या है कैसे समझोगे। जो पहला नंबर है फर्स्ट डिजिट इज क्लास, सेकेंड डिजिट इज सब क्लास, थर्ड डिजिट इज सब क्लास और फोर्थ डिजिट इज इंडिविजुअल एंजाइम। ये सिर्फ याद रख लो, जो पहला डिजिट है वो एंजाइम की क्लास बताएगा, दूसरा सब क्लास, तीसरा सब क्लास और चौथा इंडिविजुअल एंजाइम के बारे में बताएगा। अब ये जो नंबर है वो कैसे आते हैं, वो आते हैं ऑर्थलिल से, बहुत फेमस निमोनिक है। नंबर 1 इज O, 2 इज T, 3 इज H, 4 इज L, 5 इज I एंड 6 इज L। यही सीरीज में याद रहना चाहिए। तो पहला क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेस, या डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा T, ट्रांसफरेज। तीसरा H, हाइड्रोलेज। चौथा L, पहला L इज फॉर लाइस, पांचवा इज आइसोमरेज। जो मैं बता रही हूँ वो तो याद रखना है, बाकी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मैं बता ही नहीं रही। और लास्ट इज L का लाइगेस। अब इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कोई एंजाइम 5 1 3 2 है तो इसका मतलब पहला उसका क्लास क्या है, 5 नंबर, इसमें 5 क्या है, आइसोमरेज। उसका क्लास आइसोमरेज है, उसका सब क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेस है, उसका सब क्लास हाइड्रोलेज है और उसका इंडिविजुअल एंजाइम इज ट्रांसफरेज। ये इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है। अब इन सब का मतलब क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेस मतलब ऐसा कोई एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर, तो वो हुआ ऑक्सीडोरिडक्टेस। ट्रांसफरेज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेस क्या है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोलेस। लायस सेम ही काम है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल में टूट रहा है लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ H2O। आइसोमरेज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आइसोमरेज क्या होता है, आइसोमर क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर या उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो वही आइसोमरेज होता है, वही आइसोमर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज आइसोमरेज। लाइगेज यानी दो मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, जो भी करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो लाइगेज। ये खाली सुनना नहीं था, इसको लिखना है, तो चलो लिखो। ऑक्सीडोरिडक्टेस क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन। ट्रांसफरेज ट्रांसफर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोलेस लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लायस लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल विदाउट वाटर मॉलिक्यूल। आइसोमरेज इज आइसोमरिज्म, जो एक फॉर्म से लेकर के दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करता है, दैट इज आइसोमर। लाइगेज दो मॉलिक्यूल विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल, दैट इज लाइगेज। अब पहले लाइगेज आएगा कि लाइगेज आएगा, वो कैसे याद रखोगे कि पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, समझ रहे हो, पहले कुछ तोड़ोगे तो ही जोड़ पाओगे ना, तो पहले तोड़ फोड़ो करो और फिर जोड़ो। ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। वापस कि कोई भी नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम को हम 4 नंबर में दिए जाते हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। फर्स्ट डिजिट विल टेल यू द क्लास ऑफ द एंजाइम, सेकंड डिजिट विल टेल यू द सब क्लास ऑफ द एंजाइम, थर्ड डिजिट विल टेल यू द सब क्लास ऑफ एंजाइम, फोर्थ डिजिट विल टेल यू द इंडिविजुअल एंजाइम। अब हमेशा डिजिट सीक्वेंस वाइज होने, मतलब ये वाले सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। ऑर्थोलिल क्लासिफिकेशन, O से ऑक्सीडोरिडक्टेस या फिर डिहाइड्रोजिनेस बोल सकते हैं उसको, T से ट्रांसफरेज, H से हाइड्रोलेस, L से पहले लाइएस, फिर आइसोमरेज और लाइकेस। ये 6 एंजाइम्स के मतलब डिविजन्स है जो हमको याद रखना है।
ऑक्सीडोरी रिडक्टेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, ट्रांसफरेज ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोलेज H2O की मदद से ब्रेक डाउन करेगा, लाइज ऐसे ही बिना H2O के ब्रेक डाउन कर देगा, आइसोमरेज एक से दूसरे फॉर्म में स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट में कन्वर्ट होगा यानी आइसोमेरिज्म करेगा, और लाइगेज दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, दैट इज लाइगेज। ये था हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब लास्ट एक टॉपिक बचा दैट इज कोफैक्टर्स, फिर इससे हमारा पूरा एंजाइम्स रैप अप हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा छोटा सा टॉपिक बढ़ाऊंगी। चलो, तो कोफैक्टर्स क्या होता है? नॉर्मली एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, टर्शरी प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्यों एपो एंजाइम? नॉर्मली तो जो प्रोटीन की तरह काम करते, प्रोटीन जो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं वो करते हैं नॉर्मली, ठीक है। पर लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो खाली प्रोटीन अगर हो तो वो काम नहीं कर सकते, वो अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी शो नहीं करते, उसको उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कोफैक्टर ऐड करना ही पड़ता है। कोफैक्टर यानी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपने एंजाइम के साथ, अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ जोड़नी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, तभी जाके वो एंजाइम जो होता है वो नॉर्मली फंक्शन कर पाता है। अब जो नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द एंजाइम है, जो मतलब कोफैक्टर के अलावा अगर हम प्रोटीन को देखें तो वो अगर फंक्शन नहीं करे तो उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। अगर खाली एपो एंजाइम है तो वो फंक्शनल नहीं करेगा, उसको कोई काम का नहीं है जब तक उसके पास कोफैक्टर नहीं आएगा। अब वो कोफैक्टर क्या हो सकता है? 3 तरीके के हो सकते हैं। प्रोटीन के साथ 3 चीज़ें जुड़ सकती है। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, बहुत फेमस एग्जाम्पल है हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो क्या होता है कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन के या एपो एंजाइम के साथ बहुत लंबे टाइम तक जुड़ा है, तो क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच्ड टू एपो एंजाइम फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोएंजाइम। अब वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, पर लेकिन अटैच्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो पहला क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा अटैच्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट में अगर ये दोनों ना काम करे उसके लिए, एंजाइम के लिए, तो लास्ट में एक बचता है मेटल आयन, वो भी जुड़ा हो सकता है। 3 कोफैक्टर हो सकते हैं। एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्चुअली में तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो खाली प्रोटीन के फॉर्म में काम नहीं कर सकते, उसको उसके साथ कोई एक कोफैक्टर चाहिए होता है काम करने के लिए, नहीं तो वो कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। तो वो कोफैक्टर, वो ऐसा क्या चीज़ है जो वो प्रोटीन के साथ जुड़ सकता है? या तो वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो लंबे टाइम तक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ चिपका पड़ा रहे। दूसरा कोएंजाइम हो सकता है कि वो कुछ टाइम तक के लिए रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर तीसरी चीज़ मेटल आयन भी हो सकती है। ये हुआ हमारा कोफैक्टर वाला पार्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम क्या होता है? आइसो मतलब वही सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट उसका अरेंजमेंट। तो वही एक ही एंजाइम के बहुत सारे आइसो एंजाइम हो सकते हैं। बहुत सारे आइसो एंजाइम क्या करेंगे? उसका फंक्शन वही होगा हमारी बॉडी के अंदर, बस उसकी अरेंजमेंट हर जगह अलग अलग होगी। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइसो एंजाइम। सेम एज आइसोमर, आइसो वाले सारे सेम, तो आइसो भी सेम, आइसो वाले सारे भी सेम, ठीक है। अलग इसके अलावा अलग ये है एलोस्टेरिक एंजाइम, उसके साथ हम पढ़ेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, ठीक है, या फिर फीडबैक इनहिबिशन। अब ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि मान लो आपके पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये मैं बता रही हूँ
ग्लाइकोलाइसिस का एक पार्ट, एक खाली स्टेप। तो हेक्सोकाइनेस की मदद से ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एनर्जी। पर ठीक है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मान लो बहुत सारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते गए, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, हेक्सोकाइनेस को जाएगा और बोलेगा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बनता जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर रुक जा, अभी ग्लूकोज ही रहने दे, अब तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मत बना थोड़ी देर। तो वो क्या करेगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो नेगेटिव इनहिबिशन करेगा हेक्सोकाइनेस को। हेक्सोकाइनेस का काम क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। अब उसकी ये नेगेटिव इनहिबिशन हो रही है, मतलब वो ये काम अभी नहीं करेगा। तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रेगुलेट करता है उसी प्रोसेस को, दैट इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन। और वो जो एंजाइम है जो बीच में इन्वॉल्व हो रहा है वो एलोस्टेरिक एंजाइम है। समझे? इसके साथ हमारा एंजाइम वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम एक दो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो क्या एंजाइम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नीट 2019 का है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर इन कोएंजाइम एस। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला ऑप्शन, दे कैन सर्व एज को फैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कैन सर्व एज को फैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ कैटालाइटिक एंजाइम रिएक्शन, जो कि सही है, पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम से अलग होने के लिए। वो दोनों सेम ही यही काम करते हैं। दूसरा, तो ये गलत है, दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को मेटल आयंस की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग कोफैक्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग कोफैक्टर है, कोएंजाइम अलग कोफैक्टर है, तो ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, जो मुझे सही लग रहा है, पर हम लास्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे। देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? सी। ठीक है, एक और 2019 का क्वेश्चन, 2 सेंटेंस है, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये सही है या गलत? कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, जो बाउंड होता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, जो भी टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ वही होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। एडिशनली प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बाउंड होता है टाइटली विथ प्रोटीन, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब वो कुछ और भी हो सकता है, पर लेकिन मेटल आयन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन कोएंजाइम हाँ हो सकता है। अगर कोएंजाइम टाइटली बाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप से, तो प्रोटीन से, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाया जाता है। पर क्योंकि इसमें मेटल आयन है तो ये गलत है। दूसरा, अ कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम विच इज बाउंड विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। मतलब कोई भी एक्टिव एंजाइम अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ ज्वाइन है तो वो एपोएंजाइम है। ये तो कोई नॉनसेंस बताया, ऐसा कुछ नहीं है। एपोएंजाइम अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ ज्वाइन है तो वो कंप्लीट कैटालाइटिक एंजाइम है। ये कुछ उल्टा उल्टा ही बता रहा है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स। कौन सा करेक्ट है? एपोएंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। होलो एंजाइम, पहली बात तो होलो एंजाइम क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर में 3 हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है। अगर एपोएंजाइम के साथ कोएंजाइम जुड़ जाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, क्या क्या पढ़े हमने एंजाइम? एक एपोएंजाइम पढ़ा, एक कोएंजाइम पढ़ा, एक होलो एंजाइम पढ़ा, एक हमने पढ़ा आइसो एंजाइम। सब में डिफरेंस याद रखना। इसमें क्या है, एपोएंजाइम के साथ कोएंजाइम जुड़ा तो क्या हुआ, होलो एंजाइम। तो क्या है, एपोएंजाइम इज होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। गलत। होलो एंजाइम इज एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। सही। कोएंजाइम इज एपोएंजाइम प्लस होलो एंजाइम। गलत। होलो एंजाइम इसमें कोफैक्टर नहीं, प्रोटीन होना चाहिए, यानी एपोएंजाइम होना चाहिए। ठीक है, 2016 का एक और क्वेश्चन, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम क्या होता है? कौन से 2 होते हैं? एक राइबोन्यूक्लियस पी और दूसरा राइबोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम, लाइगेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस सबको चाहिए होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो प्रोटीनेशियस होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्राफ करेक्टली। ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पहला है, दूसरा ग्राफ है। पहले की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, दूसरे की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ये कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी से अल्टीमेटली कम एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा
और जब एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, यानी बी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो वो हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो यहीं गलत है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, फिर तो एनर्जी ए प्रेजेंस में भी एब्सेंट, ठीक है छोड़ो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सही है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हाँ अगर प्रेजेंस एंजाइम प्रेजेंट है तो ए वाला ग्राफ है, तो ये भी सही है। बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, हाँ एंजाइम नहीं है तो बी है, तो ये सही है। इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन अगेन गलत हो गया क्योंकि एंडोथर्मिक तो है ही नहीं। ये एक्सोथर्मिक है और ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, गलत, ए इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में कौन सा गलत है वो बताना है। पहला, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन डिक्रीज द केएम वैल्यू, गलत। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केएम वैल्यू बढ़ती है। कैसा होता है ग्राफ, ये नॉर्मल वाला है और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन वाला, तो वी मैक्स तो सेम रहेगा पर केएम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म EI कॉम्प्लेक्स। हाँ ये रिवर्सिबल होता है, अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिवर्स हो सकता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज द एंजाइम केमिकली, ठीक है, क्योंकि वो बाद में चेंज हो सकता है इसलिए उसको केमिकली चेंज नहीं करना। डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइमेटिक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि बाद में जब सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंजाइम तब उसका रेट तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, वो बाद में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर है ए, दिस इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमको ग्राफ दिया है, हमको बताना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या दिया। अब ऐसा ग्राफ हमने दो जगह पढ़ा था, एक pH में और एक टेम्परेचर में। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी तो ये होगा, लेकिन एक्स एक्सिस के में हमारे पास या तो टेम्परेचर हो सकता है या तो pH हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आएगा नहीं क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सही है, ठीक है। तो एंजाइम वाला पार्ट कंप्लीट होता है, बायोमोलिक्यूल्स वाला भी पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे, इसके क्वेश्चंस बाकी सारे भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।